पंजाब के अमृतसर शहर का सबसे मशहूर सी इंटरनेशनल होटल। बात कर रहा हूं मैं 12 नवंबर 2016 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। एक व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर के होटल में पहुंचता है और होटल के रिसेप्शन पे मैनेजर से मुलाकात करता है और कहता है कि दरअसल मुझे एक कमरे की ज़रूरत है। होटल के मैनेजर का नाम दीपक कुमार। दीपक भी इस व्यक्ति को अपने होटल में फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 104 दे देता है और साथ ही साथ इन दोनों का आईडी प्रूफ लेकर के अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है, जिसमें व्यक्ति का नाम रणवीर सिंह जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, पत्नी का नाम मोनिका जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर के रहने वाले हैं। रणवीर अपने पत्नी मोनिका को लेकर के कमरा नंबर 104 में जाता है। रात्रि के वक्त होटल से ही खाना ऑर्डर करता है। दोनों खाना खा करके आराम से सो जाते हैं और अगली सुबह 13 नवंबर 2016 को सुबह सुबह ही रणवीर सिंह उठता है, तैयार होता है और अपनी पत्नी को लेकर के अमृतसर के सबसे मशहूर मंदिर में लेकर के जाता है। मंदिर का दर्शन करते हैं, दिन भर मार्केटिंग करते हैं और रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास होटल रिटर्न आते हैं। होटल जब रिटर्न आते हैं, होटल से ही फिर से खाना ऑर्डर करते हैं और रणवीर और उसकी पत्नी मोनिका दोनों खाना खा करके आराम से सो जाते हैं। कि अगली सुबह 14 नवंबर 2016 को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कमरा नंबर 104 से एक भी ऑर्डर नहीं आता है। जब सुबह से शाम हो जाती है, कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, तो होटल के मैनेजर दीपक को लगता है कि आखिरकार ये दोनों है कहाँ। इन दोनों के बारे में जानकारी लेने के लिए कमरा नंबर 104 पे पहुंचता है और दोनों को आवाज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। दीपक कई बार दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलता है। आखिरकार दीपक को शक होता है और उस गेट का डुप्लीकेट चाबी लाता है और डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोल करके अंदर एंट्री करता है, अंदर का नज़ारा देख करके दीपक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ से भागते दौड़ते होटल के रिसेप्शन पे पहुँचता है और इस बात की खबर होटल के मालिक को देता है। होटल के मालिक को जब इस तरह की मालूमात चलता है, भागते दौड़ते कमरा नंबर 104 पे पहुंचता है और जब कमरे के अंदर एंट्री करता है तो देखता है कि दरअसल मोनिका अपने ही बेड पे काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर से काफ़ी ब्लड बह चुके थे, उसके सर पे काफ़ी गहरा चोट लगा था और बगल में ही एक टेबल पे एक हथौड़ी पड़ा था जिस पे काफ़ी सारे ब्लड भी लगे थे। होटल का मालिक जब दीपक से पूछताछ करता है तो दीपक कहता है कि दरअसल ये महिला अपने पति के साथ 2 दिन पहले ही होटल में एंट्री की थी। होटल का मालिक जब दीपक से पूछताछ करता है कि इसका पति कहाँ है, इस पे दीपक कहता है कि दरअसल वो सुबह से ही दिखाई नहीं दिया। तुरंत ही इस बात की खबर रामबाग पुलिस थाने को दी जाती है। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। मोनिका के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए होटल का 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक का सीसीटीवीज़ का पूरा डिटेल्स अपने कब्जे में लेती है और साथ ही साथ इन दोनों के बारे में जानकारी लेने के लिए होटल के रिसेप्शन का रजिस्टर का चेक करना शुरू करती है। पुलिस जब दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक कहता है कि दरअसल ये राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर का रहने वाले हैं। पुलिस जब रणवीर सिंह के मोबाइल के साथ साथ इन दोनों के आईडी को जब चेक करती है तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर के साथ साथ इन दोनों का आईडी भी फर्जी है। पुलिस को भी अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रणवीर और उसकी पत्नी मोनिका दरअसल हैं कौन और रहने वाले कहाँ के हैं। पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस भी अपने आप पे एकदम उतर जाती है कि चाहे जो भी हो जाए इस केस का खुलासा एक न एक दिन जरूर करना है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब सामने निकल कर आती है, लोगों को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद इंसान को भी इंसानियत से भरोसा खत्म हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है जयपुर और इसी जयपुर का रहने वाला रणवीर सिंह अपने पत्नी के साथ अमृतसर के जब सिंह इंटरनेशनल होटल में एंट्री करता है, उसकी पत्नी की जब मौत हो जाती है, पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। देखते ही देखते 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोनिका का शिनाख्त करने के लिए कोई नहीं आता है। फिर पुलिस वाले इसी सिंह इंटरनेशनल होटल से सीसीटीवी से आखिरकार रणवीर सिंह और मोनिका का फोटो प्रिंट करती है और पंजाब शहर से लेकर के राजस्थान शहर तक इन दोनों का फोटो सर्कुलेट करती है और कहती है कि अगर कोई भी इन दोनों के बारे में जानता है तो रामबाग पुलिस थाने से आकर के कांटेक्ट करें। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, जब कोई भी व्यक्ति मोनिका का शिनाख्त करने के लिए नहीं आता है। आखिरकार रामबाग के पुलिस वाले ही
मोनिका के आखिरी अंतिम प्रक्रिया पूरी कर देते हैं और फिर इस केस की छानबीन करने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रणवीर सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग काफ़ी समय बीत जाता है कि 8 दिसंबर 2016 को राजस्थान के बाड़मेर पुलिस थाने से रामबाग पुलिस थाने को एक खबर दी जाती है कि दरअसल हमने रणवीर सिंह को अपने कस्टडी में ले लिया है। जैसे ही इस तरह की खबर रामबाग पुलिस थाने को मिलती है, रामबाग पुलिस थाने भी अपनी टीम को लेकर के बाड़मेर पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां से रणवीर सिंह को अपने कस्टडी में लेकर के रामबाग पुलिस थाने पहुंच जाती है। और फिर रणवीर के सामने पुलिस वाले एक पर एक कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी की हत्या किसने की है, क्यों की है, कब की है। पुलिस वालों के भी इतने सारे सवाल होते हैं कि आखिरकार रणवीर सिंह भी पुलिस वालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपनी जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद वाकई में दोस्तों इंसान को इंसानियत से भी भरोसा खत्म हो जाता है। रणवीर सिंह बताता है कि दरअसल मेरी पत्नी का नाम मोनिका नहीं भावना है और मेरा नाम रणवीर सिंह नहीं बल्कि राजेंद्र चौधरी है। राजेंद्र जो कि राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर थाने के सारन नगर गांव का रहने वाला है। राजेंद्र के पिता का नाम सीताराम के 3 बेटे जिसमें सबसे बड़ा बेटा राजेंद्र है। राजेंद्र 12वीं तक पढ़ाई करता है और उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने ही इलाके में डिस्काम कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लेता है। जब राजेंद्र नौकरी ज्वाइन करता है अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करता है। चूँकि राजेंद्र के पिता भी नौकरी कर रहे थे, राजेंद्र के घर में राजेंद्र और उसके पिता जब दोनों अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करते हैं घर की हालात ठीक हो जाती है। फिर 10 जून 2014 को राजेंद्र के पिता राजेंद्र की शादी भावना से करा देते हैं। राजेंद्र जब भावना से शादी करके अपने घर लेकर आता है बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करता है। चूँकि भावना उतनी तो खूबसूरत नहीं थी, इसके बावजूद भी राजेंद्र और भावना की अच्छी खासी जोड़ी लगती है। फिर दोनों में बेइंतहा मोहब्बत शुरू होता है और बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। चूँकि भावना बचपन से ही काफ़ी हंसमुख थी, जिससे भी मिलती थी हंस करके मुस्कुरा करके बात करती थी। लेकिन भावना जब शादी करके अपने ससुराल आती है इस आदत की मजबूर हो जाती है और अपने ससुराल के परिजनों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से भी जब बातचीत करती है काफ़ी हंस करके मुस्कुरा करके बात करती है। लेकिन भावना जब आस पड़ोस के लोगों से इस तरह से बातें करती है राजेंद्र को भावना के ऊपर शक चला जाता है। अपनी पत्नी भावना को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है तो भावना कहती है कि दरअसल आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और लोगों से ऐसी ही बात करती हूँ। इस पर राजेंद्र अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी भावना अपने आदत से मजबूर होती है। राजेंद्र के काफ़ी समझाने के बावजूद भी भावना जिससे भी मिलती है काफ़ी हंस करके मुस्कुरा करके बातें करती है। इसलिए अब राजेंद्र के गलियों में आस पड़ोस के लोगों में काफ़ी बेइज्जती होना शुरू हो जाता है। जब राजेंद्र को आते जाते लोग इस तरह की बातें करते हैं राजेंद्र को भी अपने आप में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसीलिए राजेंद्र एक फैसला लेता है और अपने घर को छोड़ करके रामनगर कॉलोनी में जा करके एक किराए का कमरा लेता है और अपने पत्नी के साथ में वहीं पे रहना शुरू कर देता है। अकेले जब रहना शुरू करता है वहाँ पे भी भावना लोगों से वैसी बातचीत करना शुरू करती है। इस बात से लेकर के भावना और राजेंद्र में अब अक्सर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक होती है लेकिन इसके बावजूद भी भावना अपने आदतों में सुधार नहीं लाती है। जब भावना के अपने आदतों में कोई बदलाव नहीं होता है तब राजेंद्र को लगता है कि अगर भावना इसी तरीके से रहेगी तो शायद मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। बेहतर है कि भावना से अपनी पीछा छुड़ा ले, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए अब राजेंद्र भावना को इस दुनिया से ही हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन जब इस षड्यंत्र को बनाता है तो इसमें एक और तरकीब जरूर निकलता है कि मैं अपने काम को अंजाम भी दे दूं और मैं इसमें फंसूं भी नहीं। इसीलिए भावना को इस रास्ते से हटाने के लिए साइबर कैफ़े में जाता है और वहां से अपने और भावना के नाम पे 2 फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक नया सिम लेता है और फिर जब प्लान बना लेता है अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी भावना से काफ़ी हंसमुख करके बातचीत करना शुरू करता है। भावना को भी लगता है कि शायद उसका पति अब उसे समझ चुका है। दोनों खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। जब कुछ दिन का समय बीतता है तो एक दिन राजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत दिन हो गया, क्यों ना चलो हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं। जब राजेंद्र इस तरह की बातें कहता है इस बात पर भावना भी तैयार हो जाती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत राजेंद्र अपनी पत्नी को लेकर के राजस्थान प्रदेश से निकल करके पंजाब के अमृतसर शहर के सी इंटरनेशनल होटल में पहुंचता है और अपने षड्यंत्र के तहत ही अपने बैग में एक हथौड़ी रख लेता है और अपने मोबाइल को अपने ही घर में छोड़ करके वहां से आता है। सी इंटरनेशनल होटल में पहुंचता है। 13 नवंबर 2012 को जब दोनों घूम करके होटल में पहुंचते हैं
तो राजेंद्र अपने साथ में शराब की बोतलें भी लेकर आता है और जब कमरे में पहुंचते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। रात के करीब 11 बजे के आसपास राजेंद्र अपनी पत्नी भावना को शराब पिलाने की कोशिश करता है। खुद भी शराब पीता है, लेकिन उसकी पत्नी इससे पहले कभी भी शराब नहीं पी थी। लेकिन राजेंद्र अपनी प्यार की दुहाई देता है और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी भावना को शराब पिलाता है। भावना भी अपने पति को देख करके मोहित हो जाती है और शराब पी लेती है। लेकिन भावना जब पहली बार शराब पीती है, बहुत जल्द ही उसे नशा चढ़ जाता है और फिर नशे में चूर होकर के बेड पे गिर जाती है। जैसे ही भावना नशे में चूर होकर के बेड पे गिरती है, राजेंद्र अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। तुरंत ही अपने बैग से हथौड़े को निकालता है और एक पर एक कई सारे वार भावना के ऊपर करता है। भावना काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे पड़ जाती है, लेकिन राजेंद्र उसके ऊपर तब तक वार करता है जब तक भावना की मौत ना हो जाती है। जब राजेंद्र पूरी तरीके से तसल्ली हो जाता है कि भावना अब इस दुनिया में नहीं है, 12 बजे के आसपास में गेट खोलता है, वहाँ से सीधे स्टेशन पहुँचता है और स्टेशन से टिकट ले करके राजस्थान पहुँच जाता है, अपने घर पे आ जाता है। लेकिन जब अपने घर पे आता है तो उसके पत्नी भावना के भाई अपने बहन के बारे में इंक्वायरी लेने के लिए राजेंद्र से मुलाकात करता है। तो राजेंद्र से जब भी मुलाकात करता है तो राजेंद्र उसके भाई से तरह तरह की बातें करके और टाल देता है कि दरअसल उसकी पत्नी कभी यहाँ गई है, कभी वहाँ गई है। देखते ही देखते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन भावना का भाई का जब उसके बहन से मुलाकात नहीं होता है, आखिरकार भावना का भाई इस बात की खबर जा करके बाड़मेर पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस तुरंत ही जा करके और राजेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन पुलिस जब राजेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर आती है, जब उसके चेहरे को देखती है तो बाड़मेर पुलिस थाने को भी याद आ जाता है पंजाब के रामबाग पुलिस थाने को तलाशी है और तुरंत ही बाड़मेर पुलिस थाने इस बात की खबर रामबाग पुलिस थाने में देती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी राजेंद्र पुलिस वालों को बताता है, जब इस बात की खबर खास करके उसके पत्नी भावना के घर के परिजनों को जब मालूम चलता है, तो उन्हें अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि दरअसल उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस उसी वक्त राजेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है, उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है, उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।